फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। हमें पहले चेक करना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस आइडिया will solve this problem. For example, you might say many people in our neighborhood want to eat healthier, but there are not many options for fresh juices. ठीक है, तो आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे कि आप जो फ्रेश जूस आप सेल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को फ्रेश जूस चाहिए लेकिन उनको अवेलेबल नहीं है, उनके जो एरिया वहां से मिलता नहीं है। तो ये आपने अपने आइडिया को एक्सप्लेन किया कि जैसे फ्रेश जूस इज आवर आइडिया और उसके पीछे प्रॉब्लम ये थी, तो हमने उसके आइडिया में फ्रेश जूस जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज द सोल्यूशन। नाउ द सेकंड स्टेप इज इंट्रोड्यूस योर सोल्यूशन। आपने बताना है ये प्रॉब्लम थी तो हमने उसका सोल्यूशन दिया। यू विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन। अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे दैट प्रॉब्लम वाज लोगों को फ्रेश जूस नहीं मिल रहा था, तो हमने हेल्दी जूस जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द लोकल फ्रूट्स। थर्ड स्टेप इज एक्सप्लेन व्हाई इट इज यूनिक। अब देखें फ्रेश जूस और भी लोग दे रहे होंगे, नाउ यू हैव टू टेल कि आपका जूस जो है ऐसी उसमें क्या खास बात है कि दूसरे जूसेस से ज्यादा अच्छा है। सो हियर इज द ट्रिक। आपका जो आइडिया है दैट शुड बी डिफरेंट, बेटर देन द अदर। ठीक है, जो दूसरे लोग बता रहे हैं उससे आपका जो है आइडिया वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए। आप उसकी अफोर्डेबिलिटी पर भी फोकस कर सकते हैं कि आपका जूस जो है वो आप इजीली अफोर्डेबल है। नंबर 4, नो योर ऑडियंस। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि ये सारी बातें आपने कहाँ जाके बतानी है। यू शुड नो योर ऑडियंस। जो देखें आपकी पहले ऑडियंस होगी तो फिर वही आपके कस्टमर्स बनेंगे। तो आप फोकस करेंगे वाई दे वुड लव योर जूस। ऐसे कौन पोटेंशियल कस्टमर आपके वहीं से निकलेंगे, आपके ऑडियंस से, जिनको आप जाके बताएंगे वही आपके कस्टमर्स बनेंगे। तो आपने आपने लोग भी वही सेलेक्ट करने हैं जो फ्रेश जूस खरीद सकते हैं, वही आपकी ऑडियंस होगी, उन्हीं को जाके बताएंगे। अब आप बताएंगे किसी और को जो आपकी जो खरीद ही नहीं सकते, जो मतलब जो इंटरेस्ट ही नहीं रखते फ्रेश जूस में, तो वो फिर आप गलत ऑडियंस के पास जाएंगे और आपको फिर उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऐसे लोग जो कि समझते हैं कि फ्रेश जूस अच्छा है, एजुकेटेड लोग जो हैं या फिर जो ओल्ड एज के हैं, मतलब लोग वो भी फोकस्ड होते हैं ऑन देयर हेल्थ, तो आप उनके पास जाएंगे, वो आपकी ऑडियंस होगी, उनको कम्युनिकेट करेंगे आपका आइडिया कि हम फ्रेश जूस दे रहे हैं और अफोर्डेबल भी है, तो फिर वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। नंबर 5 है बी प्रिपेयर टू आंसर क्वेश्चंस। अब आप अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं, अपने बिजनेस का आइडिया दे रहे हैं, तो फिर वो आपसे क्वेश्चनिंग भी करेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट के से रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क द प्राइस, दे कैन आस्क द इंग्रेडिएंट्स एंड आपकी शॉप कहाँ पे लोकेटेड है उसकी डिटेल्स हमें बताएं, ये कितना इसकी कॉस्ट क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेंगे और आपने ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से प्रोवाइड करनी है। आप अपने पम्फलेट्स भी उनको दे सकते हैं जिसके ऊपर आपके रेस्टोरेंट का एड्रेस वगैरह, इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग हो, प्राइसेस वगैरह, तो जाहिर है वो फिर चीज़ उनके पास सेफ रहेगी और नेक्स्ट टाइम वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनका नंबर भी ले सकते हैं और आप उनको जो है वीकली मैसेज कर सकते हैं या मंथ में एक बार कर सकते हैं, उनको रिमाइंड करवाने के लिए, और उनको अपनी प्रमोशंस वगैरह मैसेज कर सकते हैं इस तरह से। सो अब हम एक इसमें हमने पूरी डिटेल देखी, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है कि मैनी स्मॉल बिजनेसेस इन आवर सिटी स्ट्रगल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स बिकॉज दे डोंट हैव अ वेबसाइट। ठीक है, ये प्रॉब्लम है कि लोग जो है ना वो कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। आपका बिजनेस है, कस्टमर्स नहीं आ रहे क्योंकि आपके पास वेबसाइट नहीं है। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप वेब डेवलपमेंट सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो जो वेबसाइट्स आप बनाना शुरू कर देंगे, लोगों को बना के देंगे, तो लोग जो हैं डिफरेंट शॉप्स कीपर्स या स्टोर्स के जो भी हैं, मॉल्स हैं, वो आपके पास आएंगे और वेबसाइट्स बनवाएंगे। तो यूनिक सेलिंग इसमें पॉइंट क्या होगा कि
इजी टू यूज डिज़ाइंस आप प्रोवाइड करेंगे, लोकल लैंग्वेज सपोर्ट, मतलब इजी लैंग्वेज हो, सिंपल डिज़ाइन जो है वो इजी टू यूज़ होगा और यूज़र फ्रेंडली होगा इंटरफेस, और आपने इजी लैंग्वेज उसमें लोकल लैंग्वेज यूज़ की हुई होगी तो फिर ये लोग उसको उसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो इसमें आपने टारगेट ऑडियंस कौन सी बनानी है, द लोकल शॉप ऑनर्स। वो आप उनको जाके बोलेंगे कि आप वेबसाइट सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपसे वेबसाइट बनवाएंगे। आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी तो आपके पास नहीं, क्योंकि वो नहीं आएंगे बनवाने के लिए, क्योंकि उनके अपने सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं। तो जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर रीच आउट करेंगे उस वेबसाइट को, और बिजनेस जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। इम्पॉर्टेंस क्या है पिचिंग की, ये सबसे लास्ट में हम इम्पॉर्टेंस देखते हैं। आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, एक आइडिया से ही एक चीज़, आइडिया आता है तो बहुत सारी चीज़ें साइंटिस्ट जो है उन्होंने इन्वेंट की। आइडिया आता है तो उस पर आप काम करते हैं और फिर वो चीज़ बनती है। आइडिया नहीं आएगा तो आप ना उस तरफ जाएंगे, ना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ना कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, ना काम स्टार्ट करेंगे, और ना ही उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सो आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक थिंग, फाउंडेशन है। आप आइडिया को रियलिटी में चेंज करते हैं और इसमें गुड पिच कैन मेक ऑल द डिफरेंस। अब आइडिया अगर अच्छा होगा तो फिर ही आप अच्छा, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। ये अब डिपेंड करता है द क्वालिटी ऑफ योर आइडिया। डेवलपिंग effective marketing and sales strategies. Developing effective marketing and sales strategies. Effective marketing means आपने अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक उसका इंट्रोड्यूस करवाना है। लोगों को किस तरह से मार्केटिंग करेंगे, उसकी मशहूरी कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे। एंड सेल्स स्ट्रेटजीज, मतलब सेल्स उसको बढ़ाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको, इन आइडियाज़ को कैसे डेवलप करना है, ये चीज़ें जो हैं ये बिजनेस को हेल्प करती हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीज द सेल्स। अब ये मार्केटिंग जो है, इससे आपकी सेल्स इंक्रीज होती है। इफेक्टिव मार्केटिंग यूज़ करेंगे तो सेल्स, और स्ट्रेटजीज भी अच्छी यूज़ करेंगे तो उससे सेल्स आपकी इंक्रीज होगी, आपका जो ब्रांड है वो ग्रो करेगा। और इफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज जो हैं वो बहुत हेल्प करती हैं टू ग्रो द बिजनेस। सबसे पहले तो हम इसमें अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे पहले भी हमने इसको अभी नेक्स्ट पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि मार्केट को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपने पहले उसकी इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करनी है। आपने फिर आइडेंटिफाई करना है द पोटेंशियल कस्टमर्स को। आपने अपने प्रोडक्ट का आइडिया लोगों को बताना है। वो जो लोग सिलेक्ट किए हैं कस्टमर्स, आपने उनको बताना है कि व्हाट इज देयर नीड, एंड आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से उनकी नीड को फुलफिल कर रही है। मतलब वो कस्टमर्स जो चाहते हैं आपकी प्रोडक्ट उनको वही कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह से जो है इसकी आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय करें। ट्रेडिशनल पाकिस्तानी जैसे क्लोथिंग है तो वो ईद और वेडिंग्स वगैरह पे ही ज़्यादा वो चलती है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप पाकिस्तानी कल्चर से रिलेटेड ही क्लोथ्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और वो ताकि वो उन इवेंट्स पे उनको यूज़ कर सकें। फिर उसके बाद है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग प्लान। आपने जब एक अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड कर लिया कि कपड़े हैं तो ज़्यादातर इवेंट्स पे जो हैं वो लोग ख़रीदते हैं, तो अब आप उसके लिए प्लान बनाएंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि आपने मार्केट को कैसे टारगेट करना है, आपने लोगों तक अपनी चीज़ कैसे पहुंचानी है। सो select the promotional channels such as social media, television और word of mouth। आप जो है आप उसके लिए मार्केटिंग कैसे करेंगे, प्लान बनाएंगे कि आपने उसकी प्रमोशन जो है वो एडवर्टीजमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे देनी है या टीवी पे देनी है, किस तरह से, या लोगों के जरिए। जैसे इन्फ्लुएंसर जो हैं डिफरेंट
यूट्यूब पे या टिकटॉक पे आप उनको अपनी कपड़े जो हैं वो भेजेंगे और उनको कहेंगे कि वो वीडियो बनाकर जो है वो पोस्ट करें, तो उस तरह से लोग जो हैं उसको लोगों को पता चलेगा कि ये चीज़ है और अच्छी चीज़ है और वो तारीफ कर रहे हैं। सो ये इसमें प्लान आप बना लेंगे मार्केटिंग का। फिर आप सेल्स स्ट्रेटजीज बनाएंगे। सेल्स स्ट्रेटजीज आर टैक्टिक्स, ठीक है, ये क्या है, गुर हैं, तरीके हैं, विच आर यूज टू कन्विंस कस्टमर्स टू परचेज योर प्रोडक्ट। दिस माइट इंक्लूड ऑफरिंग डिस्काउंट्स, रनिंग प्रमोशंस और प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। ये सारे टेक्स हैं, तरीके हैं किस तरीके से आपने कस्टमर्स को कन्विंस करना है कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। देखिए, आप खुद भी जाके कह सकते हैं उनको कि ये बहुत अच्छी, ये खरीद ले। आप किसी के ज़रिए भी उनको कहलवा सकते हैं। आप सोशल मीडिया या टीवी चैनल इस तरह की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप उसके अलावा जो डिफरेंट अदर चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर्स को, वो है कि आप डिस्काउंट्स दें या आप उसमें प्रमोशंस लगाएं या फिर आप उसमें कस्टमर्स एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें कि आपको चीज़ नहीं पसंद आई, हम रिटर्न कर लेंगे, हम ये करेंगे, हम ये हमारी गारंटी है, इस तरह से। तो इसकी एग्जांपल में जैसे रमज़ान में हम स्पेशल डील्स लगाते हैं फूड पे, क्योंकि फूड आइटम ज़्यादा यूज़ होते हैं, लोग परचेज करते हैं ग्रॉसरी, तो हम उस पर स्पेशल डील्स लगा देते हैं। जैसे अल्फता है तो वो भी डील लगाता है, और भी डिफरेंट जगह जो है वहाँ पे डील्स लगती हैं, सस्ती चीज़ें जो हैं वो सेल होती हैं, डिस्काउंट मिलता है। देन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। अच्छा, आपने जब कोई चीज़ सेल करनी है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट योर कस्टमर इज डिमांडिंग, व्हाट इज हिज नीड। यू विल चेक कि आपके कस्टमर की नीड क्या है, उस वो क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, या स्पेशली ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स व्हेन वाटर क्वालिटी कैन बी कंसर्न। ठीक है, आप एक पानी सेल कर रहे हैं प्योरीफायर, तो वो कराची में उसकी ज़रूरत है, तो जाहिर है क्लीन वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक एग्जांपल है। फिर आप लाहौर में कोई स्टार्टअप बना रहे, स्मॉल बिजनेस हैंडमेड ज्वेलरी का, तो सोशल मीडिया वगैरह पे आप उसका देंगे, सारी मार्केटिंग करेंगे, उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे, इन्फ्लुएंस को आप वो भेजेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उसको उस पे मतलब उसके बारे में वीडियो बनाए, फिर डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे ये वेडिंग सीजन्स वगैरह पे। तो आप इस तरह से अपने बिजनेस के स्टार्ट में ये सारी चीज़ें जो है इसके ज़रिए प्रमोशन कर सकते हैं अपने बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक अपनी जो है वो प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। देन द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स फॉर बिजनेस। आपका बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है या लार्ज कंपनी है, उसके लिए फाइनेंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशल पार्ट ऑफ बिजनेस, और यू कैन से द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस। वो फाइनेंस होगा तो आपका बिजनेस जो है वो आप उसको रन कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। ओबियसली आपको एडवर्टीजमेंट में भी आपको पैसों की ही ज़रूरत है। तो इन दिस सेक्शन वी विल चेक द फंडामेंटल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, रेलिवेंट टू द पाकिस्तान सिस्टम। सबसे पहले तो अब देखें, हमें जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दो चीज़ें आ रही होती हैं। हम एक्सपेंस हमारा होता है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है, जो भी चीज़ हम उस पे बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस भी आता है मुख्तलिफ चीज़ों पे, ठीक है, वो सब। उसके बाद हमें जो प्रॉफिट मिलता है या रेवेन्यू और प्रॉफिट, वो क्या है, रेवेन्यू जो है वो टोटल अमाउंट है जो मनी ऑफ द बिजनेस जो हम कमा रहे हैं बाय सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज, और उसमें से प्रॉफिट वो है जो बाकी एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के सब कुछ, तो हमें फिर पे बैक हमें मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक लाहौर में शॉप है, वो 100 स्कूल बैग्स उन्होंने ईच एट द ₹50, 100, 500 ईच पे उन्होंने सेल किया है, तो उनका रेवेन्यू जो है वो टोटल कितना होगा, 100 सेल किए हैं तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 उनका रेवेन्यू आया।
ये उनको पैसे टोटल मिले। अब इसमें से प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा मनी लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस। मतलब आपने जो बिजनेस में खर्चे किए वो निकाल लेंगे रेवेन्यू में से, इन्वेस्ट पैसों में से, और जो बच जाएंगे ना वो आपका प्रॉफिट है। मतलब अब वो जो खर्चे कौन से थे? रेंट, सैलरीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब चीज बनाने पे जो पैसे लगे हैं वो भी उसी में आएगा। तो वो सब मिलाकर वो निकाल देंगे, माइनस करेंगे रेवेन्यू में से, तो आपका फिर प्रॉफिट निकल आएगा जो आपने कमाया है। असल वो आपकी आपकी कमाई है। तो जैसे शॉप है उसमें 30,000 उसको प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू 50,000 था, उसमें से माइनस किया है 30,000, तो उसमें आपको प्रॉफिट फिर मिला 20,000। एक्सपेंसेस एंड बजटिंग क्या चीज होती है? एक्सपेंस तो वो है द कॉस्ट दैट बिजनेस इनकर्स वाइल ऑपरेटिंग। बिजनेस को चलाते हुए जो खर्चा आया। दीज कैन इंक्लूड रेंट, यूटिलिटीज, आपके ये जो बिल्स वगैरह हैं, सैलरीज हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो आप बना रहे हैं चीज उसके ज़ाहिर मटेरियल भी तो लग रहा है, ये सारी चीजें। टू मैनेज दीज एक्सपेंसेस बिजनेस क्रिएट अ बजट। ये सारा काम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें पहले बजट बनाना पड़ता है। उसमें हमें पता होता है, अंदाजन हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इतना तो हमारा जो है वो खर्चा होना ही होना है, एक्सपेंस होगा। अ प्लान दैट एस्टिमेट्स हाउ मच मनी विल बी नीडेड फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये आपने प्लान पहले ही बना लेना होता है कि इतने आपके पैसे जो हैं वो एक्सपेंस होना है। एक बेकरी रावलपिंडी में अगर बनाई है, उसका मंथली क्या होगा? उसका रेंट आपने 2 लाख दे रहे हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स वगैरह उसमें जो लग रहे हैं वो 150, सैलरीज 250 जा रही है, यूटिलिटीज जो है ना 150 जा रही है। तो इन सबको प्लस करेंगे, प्लस करके जो हमारे पास 750 जो आ रहा है वो हमारा बजट है। मतलब हमने जब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है इसी तरह का वहां पे हम और करना चाह रहे हैं, तो फिर हमारा 750 मीन्स कि नेक्स्ट ईयर भी काम हम कर रहे हैं तो हमारे पास 750 होगा, तो हम अपना बिजनेस जो है चला सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और ये आना ही आना है। प्रॉफिट आए या ना आए ये तो हमें लगाना पड़ेगा। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स फॉर द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का इसमें हम देखेंगे। हमारी इन्वेस्टमेंट वो होती है जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग फंड्स टू द बिजनेस, जो हमने पैसा फंड्स बिजनेस में लगाया है, और द प्रोजेक्ट विद द एम ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि हमें प्रॉफिट मिलेगा। जैसे एक क्लोथिंग स्टोर है, ठीक है, उसमें आपने 50,000 इन्वेस्ट किया है, उसके बाद जो है आप उस अपनी चीजें सेल कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसमें सेविंग क्या होगी? सेविंग रेफर्स टू सेटिंग असाइड मनी फॉर फ्यूचर नीड्स। आप कुछ अमाउंट जो है वो रख लेते हैं सेव करके कि फ्यूचर में आपके कोई ये काम, एक से तो आप रन कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दी है, लेकिन कुछ आप सेव करके भी रख सकते हैं फॉर फ्यूचर नीड, इसको बोलते हैं सेविंग्स। तो कोई ये जो पोर्शन है ये प्रॉफिट में से ही आप कुछ सेव करके रख लेते हैं, और जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसी में से कुछ अमाउंट सेव करके रख लेते हैं कि ये कल को हमें काम आ सकता है इमरजेंसी में। तो हमें न्यू इक्विपमेंट लेने पड़ सकते हैं, या ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना पड़ सकता है, या कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ और एक्सपेंस आ जाता है जिसको मैनेज करना पड़ सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक पेशावर में रेस्टोरेंट बना रहे हैं, तो उन्होंने वो 10,000 जो है ना पर मंथ वो एक साइड पे वो रख लेते हैं पर ईयर के, ये हमारी सेविंग है। फिर लोन्स और इंटरेस्ट भी इसमें बिजनेस में होते हैं, इसका फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। आपको समटाइम्स आपके बिजनेस में आपको कोई इशू आ गया है, तो आपके पास या फंड्स कम हैं, तो फिर आप लोन ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं या किसी पर्सन से ले सकते हैं। अब ये आप कभी भी आपको पैसों की जरूरत हो सकती है, तो आप लोन लेंगे और आप उसके ऊपर फिर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। वो लोन आपने एक टाइम पीरियड के अंदर फिर पे बैक करना होता है, साथ में इंटरेस्ट भी देना होता है। तो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। आपने मनी जो बोरो किया है उस पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो देनी पड़ती है। आप एक मुल्तान में शॉप बनाते हैं जिसमें आप 1 लाख इंटरेस्ट आपको
1 लाख आपने लिया है, ठीक है, उसके लिए तो आपको 10% ईयर पर ईयर उसका इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ रहा है। तो आप कितना देंगे? 1 लाख और 10,000 ये आप पे करेंगे मंथली। तो आपको टोटल रीपेमेंट क्या होगी? लोन प्लस लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, लोन भी और इंटरेस्ट दोनों आपने पे करना है। ये आपने 1 लाख भी करना है और उसमें 10,000 भी, तो वो हो जाएगा ये, दोनों मिला के फिर हो जाएगा।